गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग। सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के बचे हुए कुछ टॉपिक। चैप्टर नंबर 2 हमारा है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इससे पहले की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया है। तो आज का टॉपिक रहेगा भारत में वनों का वितरण। तो इससे आगे हम टॉपिक आज पढ़ेंगे, आज कवर करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा भारत में वनों का वितरण। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आप लोगों ने भारत के धरातल को, संपूर्ण क्षेत्रफल को देखा है, उसके बारे में हमने बात भी की है। इसकी उच्च दशाओं के बारे में हमने बात भी की है और हमने इसके विभिन्न क्षेत्रीय भागों की हमने बात की है। आप जानते हैं कि भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। पिछले हमने वनों के प्रकार के जो प्रकार था उसमें हमने वर्णन कर लिया है। आप जब आपने वर्णन किया तो आपको देखने को मिला कि भारत में कहीं पर तो उष्णकटिबंधीय वन है, सदाबहार वन है, कहीं पर पर्णपाती वन है, कहीं पर सघन, कहीं पर शीतोष्णकटिबंधीय वन है और कहीं पर कांटेदार वन है, तो कहीं पर मैंग्रोव प्रकार के वन हैं जिनको हम डेल्टाई वन कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये देखा गया है कि भारत में वनों का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल पर जो वन है वो असमान दृष्टि से पाए जाते हैं, असमान रूप में पाए जाते हैं। यानी कहीं पर घने हैं तो कहीं पर विरल वन है, कहीं पर कांटेदार वन है। ठीक है, तो ये हमारे वनों का क्षेत्रफल भारत में, वनों का जो वितरण है वो इस रूप में पाया जाता है। हालांकि जो भारत में वनों का क्षेत्रफल होना चाहिए वो कुल क्षेत्रफल का 33% भूभाग पर होना चाहिए। लिख लीजिए, जो भारत वन नीति के अनुसार, भारतीय वन नीति के अनुसार जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितना होना चाहिए? 33% भूभाग पर हमारे क्या होना चाहिए? वन होने चाहिए। जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसके 33% भाग पर हमारे वन होने चाहिए। लेकिन वर्तमान में अभी केवल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 21.54% भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं। ये बहुत ही शोचनीय स्थिति है, इसके बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, यानी वनों का इसका विस्तार जो है हमारा कम होता जा रहा है। ये पॉइंट हमें दिखाने को दिखा रहा है। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। हम वनों के वितरण की बात कर रहे थे। तो वनों का वितरण हमने देखा कि असमान पाया जाता है। तो असमान पाए जाने के लिए वक्त कुछ सारे कारण होते हैं। चलिए, तो इससे अगला टॉपिक बन जाता है भारत में वनों के असमान वितरण के कारण। यहां तक तो हमने वितरण के बारे में बात की। इससे आगे टॉपिक बनता है भारत में वनों के असमान वितरण के कारण। सिंपल सी बात है, मैंने बात की थी कि असमान वितरण है, यानी कि कहीं पर वन किसी प्रकार के हैं तो कहीं पर वन किसी प्रकार के हैं। अलग अलग प्रकार के वन हैं, अलग अलग संख्या में वन हैं। तो हमारे ये बात करता है हमारा असमान वितरण। तो असमान वितरण का कई सारे कारण हैं भारत में। सबसे पहला सम्मिलित किया गया है उच्चावचीय दशाएं। ठीक है, नंबर 2 उसमें सम्मिलित किया गया है मानसूनी जलवायु। नंबर 3 सम्मिलित किया गया है मिट्टी की प्रकृति। और नंबर 4 सम्मिलित किया गया है मानवीय कारण। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो वनों के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे उच्चावचीय दशाएं। उच्चावचीय दशाएं, ठीक है, सबसे पहला पढ़ेंगे हम उच्चावचीय दशाएं। समझ लीजिए, उच्चावचीय दशाओं का मतलब होता है जो भारत का क्षेत्रफल है उसकी जो उच्चावच यानी धरातल की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है। उच्चावच का मतलब होता है ऊंची नीची आकृतियां। तो भारत हमारा, आप जानते हैं, भारत का क्षेत्रफल, जो भारत का कुल क्षेत्रफल है उसका जो कुल प्रकृति है, उच्चावच की प्रकृति है, वो विभिन्न प्रकार की है। कहीं पर पठार है तो कहीं पर डेल्टाई भाग है, और कहीं पर पर्वतीय क्षेत्र है तो कहीं पर मैदान है, और कहीं पर हमारे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जो रेते से बने हुए हैं। ठीक है, बालू से बने हुए हैं। तो ये भी हमारी वनों के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार हो जाता है। किस प्रकार से? देखिए, जहां पर हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, आपको देखने को मिलता है पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो पर्वतीय क्षेत्र पर ऊंचे ऊंचे भाग हैं जहां पर हमारे भारत के उन भागों पर क्या है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, बर्फ पड़ती है। तो वहां बर्फ पड़ती है तो सिंपल सी बात है, वहां पर
वनस्पति नहीं पाई जाती, या फिर पाई भी जाती है तो इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जो बर्फ के क्षेत्रों में केवल उग सकती होती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे हम नीचे भागों में आते हैं तो कहीं पर सघन वन मिलते हैं, या हमारे बात करते हैं हमारे कहीं पर सदाबहार वन मिलते हैं, कहीं पर सघन वन मिलते हैं, कहीं पर हमारे शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते हैं, कहीं पर हमारे बात करते हैं उच्चवची दशाओं की बात करते हैं मरुस्थल की, तो कहीं पर हमारे कांटेदार वनस्पति मिलती है, और कहीं पर हम देखते हैं तो डेल्टाई वन मिलते हैं जो केवल स्पेशल वनस्पति के लिए ही प्रमुख माने जाते हैं। ठीक है, तो ये उच्चवची दशाएं हमारे भारत में वनों के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार हो जाती है। ठीक है, दूसरा है मानसूनी जलवायु। तो आप जानते हैं कि भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है, यानी कि भारत में जो जलवायु है वो परिवर्तन होता रहता है, सॉरी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो वन भी मानसूनी जलवायु का ही अनुसरण करते हैं। कहीं पर जब वर्षा अधिक होती है तो अधिक वर्षा और अधिक ताप वाले क्षेत्रों में, कहाँ पर अधिक वर्षा और अधिक ताप वाले क्षेत्रों में सदाबहार वन मिलते हैं, सघन वनस्पति मिलती है। तो इसी के विपरीत जहाँ तापमान अधिक होता है और वर्षा बिल्कुल नहीं होती है या ना के बराबर होती है तो वहाँ पर कांटेदार वनस्पति, जो मरुस्थलीय क्षेत्र की हमने बात की थी, कांटेदार वनस्पति या कांटेदार वन, झाड़ियाँ आदि मिलती है। ठीक है, अब अगला आता है हमारा मिट्टी की प्रकृति। मिट्टी की प्रकृति किस प्रकार से डिपेंड करती है वनों के असमान वितरण के लिए, किस प्रकार से जिम्मेदार होती है। तो आप जानते हैं कि मिट्टी की प्रकृति का मतलब होता है मिट्टी किस प्रकार की है, मिट्टी उपजाऊ है या अनुपजाऊ है, मिट्टी में पोषक तत्व किस प्रकार के हैं। मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं उसका जो उपजाऊपन है ये वनों के उगने के लिए जिम्मेदार होता है। आप जानते हैं कि अधिक उपजाऊ जो मिट्टी होती है वहाँ पर सघन वनस्पति होती है और सदाबहार वन वहाँ पर उग सकते हैं, क्योंकि अधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करने वाले वन वहाँ पर उगते हैं। इसी के विपरीत जहाँ पर मिट्टी हमारी अनुपजाऊ होती है और मतलब वहाँ पर पोषक तत्वों की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर छीटे छादे वन यानी कि विरल मात्रा में विरल रूप में हमारे वन पाए जाते हैं, या कांटेदार वन पाए जाते हैं, या ऐसे वन पाए जाते हैं जिनको कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो ये मिट्टी की प्रकृति भी वनों के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं मानवीय कारण। नंबर 4 में मानवीय कारण होते हैं मानवीय क्रियाकलाप, यानी मनुष्य जो क्रियाकलाप धरातल पर रह करके, पृथ्वी पर रह करके कर रहा है, वो क्रियाकलाप भी वनों के असमान वितरण के लिए जिम्मेदार होती है। आप देखते हैं कि वनों के जो मानवीय कारणों में सबसे पहला आता है उद्योग, जो वनों पर आधारित उद्योग होता है। मनुष्य ने क्या किया है, वनों पर आधारित उद्योग के माध्यम से वहाँ के क्षेत्रों पर पाए जाने वाले वनों का हिरास किया है, वनों का उपयोग किया है। इसके विपरीत हम बात करते हैं जो मानवीय कारणों में एक दूसरा और कारण होता है, जो वन क्षेत्र होते हैं उनमें जो जहाँ के वन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो उन वनों को साफ करके मनुष्य ने वहाँ पर कृषि करना प्रारंभ किया है, या झूमिंग कृषि की व्यवस्था वहाँ पर लागू की है, जिससे कि वहाँ के वनों का ह्रास होना शुरू हो गया है और वहाँ पर वनों की वनस्पति क्या है वो नष्ट हो गई है, जो असमान वितरण को दर्शाती है। तो ये हमारे कुछ कारण थे जो वनों के असमान वितरण को प्रभावित करते हैं। अब अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे जो भारत में वनों का जो ह्रास हो रहा है। भारत में वनों की संख्या लगातार घटती जा रही है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इतने प्रतिशत हमारा भारत में वन क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन वो लगातार घटता जा रहा है। तो उसके क्या कारण हैं, यानी भारत में वनों के ह्रास के क्या ऐसे कारण हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ टॉपिक बनता है भारत में वनों के ह्रास के कारण। ह्रास का मतलब उसमें वनों के क्षेत्र में कमी होने से होता है, यानी लगातार वनों का क्षेत्र कम हो जा रहा है, उसको कहते हैं ह्रास कहते हैं। तो कई सारे कारण हैं इनके बाद जो हमारे वनों के कमी होने के कारण है, वनों के क्षेत्र में ह्रास होने के कारण है। सबसे पहला इसमें सम्मिलित किया गया है वन क्षेत्रों का कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन। ठीक है, दूसरा है खनन उद्योग। तीसरा है वनों पर आधारित उद्योग। नंबर 4 है परिवहन के साधनों का विकास। और नंबर 5 है
बांध परियोजनाएं, बांध परियोजना। ठीक है, ये कुछ प्रमुख कारक हैं जो वनों के क्षेत्र को कम कर रहे हैं, वनों के क्षेत्र में ह्रास के कारण होते हैं। इनको आप देखिए, एक बार हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए वनों के क्षेत्र का पहला क्या है, वनों के क्षेत्र का कृषि क्षेत्रों में परिवर्तन। तो आप जानते हैं कि वर्तमान समय में इस धरातल, क्योंकि धरातल हमारा सीमित है, भारत का क्षेत्रफल सीमित है, लेकिन भारत के क्षेत्रफल सीमित क्षेत्रफल पर जो जनसंख्या का भार है वो बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या अधिक होती जा रही है। जब जनसंख्या अधिक हो रही है तो उसके जो खाद्यान्न की मांग है वो बढ़ती जा रही है, कृषि पर आधारित पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है। जब कृषि पर आधारित पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है तो क्या किया जा रहा है कि कुछ जगहों पर वनों को काट करके, वनों के क्षेत्र को काट करके वहां पर क्या है, उसको कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया जा रहा है। यानी जहां पर पहले वन हुआ करते थे वहां पर विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जा रही है, कृषि की जा रही है। तो उससे क्या हुआ है, धीरे धीरे वनों का क्षेत्रफल का ह्रास हुआ है। मान लीजिए पहले हमारा वन क्षेत्र ये हुआ करता था और जनसंख्या बढ़ी तो इतने भाग को यहाँ क्या लिया, इसको खेत बना दिया कृषि करने के लिए। तो इस खेत क्या हुआ, ये वनों का क्षेत्रफल क्या था, वो धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, एक प्रमुख कारण ये रहा, यानी वनों क्षेत्रों का कृषि क्षेत्र में परिवर्तन। दूसरा है खनन उद्योग। तो आप जानते हैं कि विभिन्न हमारे भारत के विभिन्न वन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के जो खनिज पदार्थ हैं उनकी खानें वनों के नीचे, वनों की तलहटी में पाई जाती हैं। तो जैसे जैसे इन खनन वाले क्षेत्रों में खानों का विकास किया गया है, मतलब खनन क्रिया शुरू की गई है, तो वहां पर क्या है, वनों का धीरे धीरे ह्रास होना प्रारंभ हो गया है। यानी आधुनिक समय में लोगों ने धरातल को खोद करके विभिन्न अमूल्य पदार्थ तो निकाले हैं, लेकिन उनके निकालने की वजह से क्या है, हमारे वनों का क्षेत्रफल कम होना प्रारंभ हो गया है। यानी खनन उद्योग जो वनों के ह्रास का एक प्रमुख कारण बन गया है। आगे इसी प्रकार आता है वनों पर आधारित उद्योग। वनों पर विभिन्न प्रकार के उद्योग आधारित होते हैं, जैसे कागज उद्योग की हम बात करें, औषधि उद्योग की हम बात करें, फर्नीचर उद्योग की हम बात करें, या दिया सलाई यानी माचिस की तिल्ली उद्योग की हम बात करें। तो इन उद्योगों के विकास के कारण, बढ़ती हुई मांग की आवश्यकता के कारण, तो क्या हो रहा है, जो वनों पर आधारित उद्योग हैं वो उनका विकास हो रहा है। और वनों पर आधारित उद्योग विकास होने के बाद से जो वनों पर आधारित उद्योग हैं उन्होंने वनों का दोहन करना प्रारंभ किया है, क्योंकि उनको कच्चे माल के लिए वनों पर निर्भर होना पड़ता है। तो धीरे धीरे इस वजह से क्या हो रहा है, वनों का क्षेत्रफल धीरे धीरे कम हो रहा है, वनों पर आधारित उद्योग की वजह से। ठीक है, अगला आता है परिवहन के साधनों का विकास। जिस प्रकार से जनसंख्या पर, भारत पर जनसंख्या का क्षेत्रफल, भारत के क्षेत्रफल में जनसंख्या का भार बढ़ा है, तो उसी प्रकार परिवहन के साधनों पर भी जनसंख्या का भार बढ़ा है। आज के समय में आपको देखने को मिलता है कि परिवहन के जो साधन है, सड़क की बात कर लीजिए, रेल मार्ग की आप बात कर लीजिए, इन पर क्या है, बहुत ही अधिक भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। तो इस सुविधा से बचने के लिए, इस असुविधा से बचने के लिए वहाँ पर विभिन्न नए नए परिवहन के साधनों का विकास किया जा रहा है। जैसे रेल मार्ग की बात कर लेते हैं, रेल मार्ग बनाए जा रहे हैं, या नए नए सड़क मार्गों की विकास किया जा रहा है। जैसे हमने यमुना एक्सप्रेस वे की बात कर लीजिए, या लखनऊ हाईवे की बात कर लीजिए, लखनऊ हाईवे चौड़ीकरण की बात कर लीजिए। तो इस प्रकार से जब परिवहन के साधनों का विकास होता है तो उनके सामने आने वाले, उन क्षेत्रों में पड़ने वाले वनों को काट करके समाप्त कर दिया जाता है, जिससे परिवहन के साधनों का विकास हो सके। तो इस वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे वनों का क्षेत्रफल कम हो रहा है। ठीक है, अगला आता है बांध परियोजनाएं। बांध परियोजनाएं आप जानते हैं, विद्युतीकरण के माध्यम से जब विद्युत की आवश्यकता बढ़ती जा रही है तो विभिन्न प्रकार की बांध बना करके, टरबाइंस लगा करके विद्युतीकरण किया जा रहा है। या फिर विभिन्न क्षेत्रों में जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी को पहुँचाने के लिए बांध बना करके, पानी को डाइवर्ट कर करके बांध परियोजनाएं, डाइवर्ट करने के लिए बांध परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। जब बांध परियोजनाएं बनाई जाती हैं तो ये बहुत बड़े भूभाग को घेर लेती हैं और उनके पीछे जो पानी इकट्ठा किया जाता है वो पानी पीछे के वन क्षेत्रों में रुक जाता है और उन वन क्षेत्रों का वो नाश कर देता है। उदाहरण के लिए नर्मदा बांध परियोजना है जिसने लगभग 4 लाख क्षेत्रफल को, लगभग 4 लाख किलोमीटर क्षेत्रफल, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को लगभग पानी से निम्नीकृत कर दिया है या वहां पर जलमग्न कर दिया है। तो जिससे वनों का धीरे धीरे ह्रास हो रहा है। तो ये प्रमुख कुछ कारण थे जो भारत में वनों के ह्रास के कारण हैं। ठीक है, अब यहाँ आता है अगला टॉपिक आता है वनों के ह्रास के कारण उत्पन्न समस्याएं। भारत की बात कर लीजिए, विश्व की बात कर लीजिए, समान रहेगी। ठीक है, वनों के ह्रास के कारण उत्पन्न समस्या, सिंपल सी बात है। हमने वनों के लाभ की बात की थी, तो लाभ तो चलते रहेंगे,
लेकिन इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारे क्षेत्रफल पर, हमारे भारत वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो वनों का ह्रास कम हो रहा है। तो सबसे पहला तो आ रहा है, देखिए यहाँ पर समस्या कौन सी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। सबसे प्रमुख समस्या है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। ये किस प्रकार से आप जानते हैं, जो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, वो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण होती है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। और वनों की कमी के कारण, वनों के क्षेत्रफल में लगातार होने वाली कमी के कारण क्या है, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़नी शुरू हो गई है। क्योंकि आप जानते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं, वन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल्स कर करके ऑक्सीजन को एग्जॉस्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ये आप जानते हैं, पुरानी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। दूसरे हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन हो रहा है वनों के ह्रास के कारण। आप देखना, जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो उसी ही हमारा जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। पहले समय पर वर्षा हो जाया करती थी, लेकिन वनों के कमी के कारण वर्षा समय पर नहीं हो रही है। हमारे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की इतनी अशुद्धियां पैदा हो गई है, जिससे हमारी जलवायु लगातार परिवर्तित हो रही है। क्योंकि वन क्या करते थे, हमारे वायुमंडल को शुद्ध करने का काम करते थे। ठीक है। नंबर 3 है मृदा क्षरण की समस्या। ठीक है, ये आप समझ में आ जाएगा। लगभग वनों के ह्रास के कारण क्या है, मृदा क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। ठीक है। अगला आता है नंबर 4 में सम्मिलित करेंगे मृदा क्षरण की समस्या, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। वायु प्रदूषण की बात भी कर सकते हैं। वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण सम्मिलित नहीं करेंगे, इसमें अंदर सम्मिलित करेंगे वर्षा की कमी, ठीक है। ये प्रमुख 4 समस्या रखेंगे जो हमारे वनों के ह्रास के कारण हमारे वायुमंडल में हमारे आसपास उपस्थित हो गई है। अब हम कुछ वनों पर आधारित उद्योगों को हाईलाइट करेंगे। अगला टॉपिक बनता है वनों पर आधारित उद्योग। तो मैं केवल नाम लिखूंगा, ज्यादा एक्सप्लेन उसके बारे में नहीं करूंगा। यहाँ लिख देते हैं वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग। ठीक है, प्रत्येक स्लाइड में इसके बारे में हल्का सा हाईलाइट्स आप कर चुके हैं। सबसे पहला देखिए कागज उद्योग, ठीक है। दूसरा है रबर उद्योग। तीसरा है फर्नीचर उद्योग। नंबर 4 है गोंद उद्योग। आप जानते हैं गोंद होता है यानी विभिन्न प्रकार के रसायन। गोंद को मैं रसायन में कहता हूँ, रसायन उद्योग। विभिन्न प्रकार के केमिकल या रसायन हमारे क्या है, वनों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। रबर उद्योग, कागज उद्योग, फर्नीचर उद्योग। नंबर 5 हुआ ताबीज का तेल। ताबीज का तेल भी वनों से प्राप्त किया जाता है। नंबर 6 रहेगा हमारा रबर उद्योग, फर्नीचर उद्योग, औषधि उद्योग, यानी विभिन्न प्रकार की औषधियां भी वनों से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये तो हमारे रहे कुछ उद्योग, जल्दी से हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला टॉपिक आता है हमारा भारतीय उपनिवेश नीति। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ये भारत में जो वनों का ह्रास हो रहा है, भारत में जो वन नष्ट हो रहे हैं, उससे संबंधित कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं ये भारत में उपनिवेश नीति। सॉरी, भारत में उपनिवेशिक नीति। ठीक है, तो ये जो बात है, मैंने कहा था अभी ये जो हमारा टॉपिक है, ये भारत में वनों के ह्रास से संबंधित है। तो उपनिवेशिक नीति का मतलब है, जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में उपनिवेशिक नीति चल रही थी, मतलब उपनिवेशक की स्थापना के बाद, भारत में उपनिवेशों की स्थापना के बाद जैसे जैसे उपनिवेश स्थापित होने शुरू हुए, तो भारत में क्या होने लगा,
कृषि क्षेत्रों का विकास होने लगा, परिवहन के साधनों का विकास होने लगा। तो परिवहन के साधनों से विकास जब हुआ तो विभिन्न प्रकार के वनों का ह्रास होने लगा, विभिन्न प्रकार के वनों को काट कर रेल मार्ग या सड़क मार्ग बनाए जाने लगे। और उसके साथ साथ जब कृषि क्षेत्र की आवश्यकता हुई तो वनों को काट करके कृषि क्षेत्र बनाए जाने लगे। ठीक है, तो ये हमारे था भारत में उपनिवेशी वन नीति के बारे में। और ये भी कहा जाता है उपनिवेश नीति के तहत ही झूमिंग कृषि जो वनों में पाई जाने वाली जनजाति हैं वो क्या करती थी, अपने जीविकोपार्जन के लिए झूमिंग कृषि का उन्होंने प्रक्रिया को अपना लिया। तो झूमिंग कृषि के माध्यम से ही वनों के बहुत बड़े क्षेत्रफल का ह्रास किया गया। अब यहाँ आता है झूमिंग कृषि क्या होता है। तो झूमिंग कृषि या झूम कृषि कहते हैं, इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको कहते हैं, देखिए झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, इसको झूम कृषि भी कहते हैं, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, और इसको कहते हैं स्लेश एंड वर्म कृषि। तो अभी मैंने बताया कि भारत में विभिन्न प्रकार की जनजातियां वनों में निवास करती हैं। तो उन जनजातियों के कारण जो उनके आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्होंने कृषि क्षेत्र को वनों के क्षेत्र को कृषि क्षेत्र में परिवर्तन करने का प्रयास किया। तो उन्होंने वनों को धीरे धीरे साफ करना शुरू किया। जो वो उपजाऊ क्षेत्र देखते थे वनों का, उसी को वो वनों को काट करके साफ करते, वहाँ की घास फूस को हटाते और वहाँ पर क्या है वो जला करके घास फूस को जलाते और वहाँ पर कृषि वो करते थे। ठीक है, तो क्योंकि वो वनों को जलाते थे, जला करके कृषि करते थे और काटते थे, तो ये कहते थे स्लैश एंड वर्म। यहाँ पे लिख रहा है स्लैश मानी साफ करना, वर्म मानी जलाना, यानी जलाने के बाद वनों को क्या करते थे वो कृषि करते थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं स्लैश या वर्म कृषि कहते हैं। दूसरी बात आती है स्थानांतरित झूम कृषि। झूम कृषि उसी को इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे उन्होंने जनजातीय लोगों ने क्या किया, वनों के क्षेत्र को साफ किया, घास फूस को जलाया, कृषि की, और जब उसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई तो कहीं और हमने जाकर के दोबारा ये प्रक्रिया की, फिर कृषि की, फिर वहाँ उस भूमि की अगर उर्वरा शक्ति नष्ट हो गई फिर तीसरी जगह जाकर के प्रक्रिया की, वनों को काटा, साफ किया और वहाँ पर कृषि की। तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं हम, वर्ण यानी स्थानांतरित कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि स्थान बदल कृषि की और साफ करके कृषि की। झूम कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि झूम झूम कर, यहाँ स्थान बदलने का मतलब झूम झूमना होता है, तो उसको कहते हैं हम झूम कृषि। ठीक है, जैसे एक शराबी इधर जाता है उधर जाता है, झूमता फिरता है, अपने प्रक्रिया को अंजाम देता है, उसी प्रकार जनजातीय लोग यहाँ कृषि करते हैं, वहाँ कृषि करते हैं, यहाँ कृषि करते हैं, वहाँ कृषि करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, झूम कृषि इसको कहा गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक ये टॉपिक रहेगा। अगले हम वीडियो में इस चैप्टर के अन्य टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा और आज के लिए इतना ही, और इसको घर पे पढ़िएगा, रिवीजन कीजिएगा। कोई टॉपिक समझ नहीं आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।